नमस्कार साथियों। मैं आदित्य देव, सहायक आचार्य भूगोल, गवर्नमेंट कॉलेज बिजोलिया। आज हम भूगोल के एक जो भी मानव भूगोल के विद्यार्थी हैं द्वितीय वर्ष के, तो उनके लिए एक काफ़ी रुचिकर विषय जो मिलता है, तो हम मानव की जो आदिम जनजातियां हैं उनके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। और जो वैश्विक जनजातियां हैं जिसके बारे में पढ़ना थोड़ा रुचिकर रहता है, क्योंकि हम एक इंसान होने के नाते हमेशा से ये दो चीज़ें जानना चाहते हैं कि पहला, इस धरती पर हमारे जैसे लोग किस किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम उनके बारे में जानकर कुछ सीखना चाहते हैं। और दूसरा कि हमें जो अंतर है उसमें से अच्छी चीज़ों को कैसे अपनाया जा सकता है और बुरी चीज़ों को कैसे हटाया जा सकता है, यानी असुविधाग्रस्त चीज़ों को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसी कड़ी में हम विश्व की जनजातियों का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहली जनजाति जो हम लेंगे वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम एस्किमो का अध्ययन करेंगे। एस्किमो जनजाति, इसके बारे में हो सकता है आपने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा हो। तो एस्किमो जनजाति के सबसे पहले हम निवास क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र जैसा कि बताया जाता है कि ठंडे प्रदेशों में और उच्च ध्रुवीय जो प्रदेश हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश ग्रीनलैंड है और टुंड्रा प्रदेश जिसको कहा जाता है ना। तो अमेरिका के ऊपर कनाडा के पास में जो ग्रीनलैंड है वहाँ पे साइबेरियाई क्षेत्र के उत्तर में एस्किमो जनजाति पाई जाती है। और क्योंकि वो बर्फीला बर्फ़ का रेगिस्तान जिसको कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एस्किमो का जीवन स्तर कठिन ही होगा, है ना। उसका जीवन शैली जो है वो बहुत कठिन पाया जाता है। तो किस तरह से एस्किमो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरह से वो खाना खाते हैं, किस तरह से वो पहनते हैं, वो अपनी समाज व्यवस्था को किस तरह से बनाए रखते हैं, तो इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न ये उठता है, इनका अध्ययन हमें करना क्यों है। तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ समय लें और इस विषय पर सोचें कि आखिर हम इन सब चीज़ों का अध्ययन क्यों करते हैं, क्यों हमें ज़रूरत है एक ऐसी जनजाति के अध्ययन की जो हमसे कम विकसित है, और हमको उसके अध्ययन से क्या मिलेगा। तो आप कुछ समय लें और सोचें कि हम इसका अध्ययन क्यों करें। तो जो हमारी कक्षाएं होती हैं उसमें तो हम फिर से लिखने को या बोलने को कह देते हैं कि आप बताइए आपने क्या सोचा। पर इस ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से आपने जो भी सोचा वो आप तक ही रहेगा, और हम बाद में इसको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अब मेरे हिसाब से जो इस अध्ययन का उद्देश्य है वो कुछ इस तरह से है कि मानव हमेशा से इस धरती पर अनंत काल तक बना रहना चाहता है ना। मानव नहीं चाहता कि प्रलय आए और सब खत्म हो जाए। जैसे कुछ पश्चिमी या कुछ विचारक ऐसा कहा जाता है कि डे ऑफ जजमेंट आएगा या कयामत की रात आएगी, प्रलय आएगा, उसके बाद मानव इस धरती पर नहीं होगा। तो मानव ऐसा चाहता नहीं है। तो हमेशा से उसके अध्ययन के पीछे ये कोशिश रहती है कि किस ऐसे कौन से तरीके जो पूर्वज अपनाते थे जो सस्टेनेबल थे ना। जैसे आपको पता ही होगा हमने जो आधुनिकता के नाम पे जितना नुकसान किया है, तो जो नए तरीके अपनाए हैं, चाहे पेट्रोल का तरीका है, चाहे प्लास्टिक का तरीका है ना, चाहे चांद पे जाने का या धरती के भीतर की पूरी खुदाई कर देने का, तो इस तरह के तरीके हमें सस्टेनेबल नहीं हैं। और कुछ सैकड़ों सालों बाद इस धरती की
जो अभी स्थिति है वो बनी नहीं रहेगी, हमारी स्थिति भी वहाँ रहेगी या नहीं रहेगी उसका पता नहीं है। तो हम हमेशा से ये सीखना चाहते हैं कि ऐसे कौन से तरीके थे पूर्वजों के पास, या अभी भी जो जनजातियाँ विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में रह रही हैं वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रही है। और हम इतने विकसित होने के बाद भी अपने जीवन शैली को इतने कठिन किए हुए हैं कि हमारे पास गाड़ी है, मोबाइल है ना, संचार परिवहन के तमाम साधन हैं, इंटरनेट है, पर फिर भी हमारा जीवन कठिन है। और एस्किमो जैसी जनजाति जो बर्फ़ के रेगिस्तान में है ना, जिसको हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन ऐसी कोई सुविधा प्राप्त नहीं है, तो वहाँ पे वो किस तरह से प्रकृति के साथ रह के अपना जीवन यापन करते हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है उनसे कुछ सीखने के लिए ही हम उन जनजातियों का अध्ययन करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। जैसा हमने बताया कि एस्किमो जो जनजाति है वो उत्तरी ध्रुव के निकट जो ग्रीनलैंड देश है वहाँ की मूल निवासी है, और उनके जो वस्त्र हैं वो वहाँ जो रहने वाले जितने भी जंतु हैं उनकी खाल से बने होते हैं। तो उत्तरी ध्रुव में जो कैरिबो, रेंडियर, भालू और जितने भी ध्रुवीय बर्फीले जो जीव जंतु हैं उन सब का वो वस्त्र बनाने में उपयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ वनस्पति इतनी नहीं होती। जाहिर सी बात है कि बर्फ़ का प्रदेश होने के कारण और बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश होने के कारण वहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती, तो जीव जंतुओं की चमड़ी से बने हुए वस्त्र वो पहनते हैं। तो अब अगला प्रश्न हमारे दिमाग में ये आता है कि वो लोग खाते क्या हैं। तो एस्किमो जनजाति का खाने का जो सबसे प्रचलित तरीका है वो है शिकार का। और वहाँ क्योंकि मछलियाँ बहुतायत में पाई जाती हैं उत्तरी अटलांटिक समुद्र में और ध्रुवीय समुद्र में, उत्तरी ध्रुव समुद्र में, तो मछलियों का शिकार करते हैं। तो आप लोगों ने पुस्तक में पढ़ा होगा कि वो शिकार करने के अलग अलग तरीके कैसे काम में लेते हैं, है ना। उनके जो भाला होता है उसको हारपून कहा जाता है, उनकी जो नाव होती है उसको कयाक, उमियाक, इस तरह से कई सारे नाम। उसमें शिकार की एक वोकैबुलरी होती है जिसमें हम उनकी टर्मिनोलॉजी को पढ़ सकते हैं कि वो किस किस चीज़ को क्या कहते हैं, और उनका अपना एक ट्रांसपोर्टेशन पूरा वो भी होता है। तो जैसे स्लेज का नाम आपने सुना होगा, जैसे रेंडियर, जैसे हमारे यहाँ कुत्ते होते हैं तो वहाँ ध्रुवीय कुत्ते जो बड़े थोड़े से होते हैं तो उसी आकार के होते हैं, और थोड़े से प्रकार वही होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे रेंडियर कहा जाता है। और उससे मिलके जो गाड़ी खींची जाती है उसे स्लेज गाड़ी कहा जाता है। तो एस्किमो जनजाति भी अपने समूहों में रहते हैं और समूहों में रहने के कारण इनको शिकार करने में आसानी रहती है। तो ये समूह बनने का सबसे प्राइमरी कारण है कि किस तरह मानव समूहों में रहना सीखा। तो सबसे पहले जीव जंतुओं का भय था, प्रकृति का भय था, तो उस भय से बचने के लिए मानव ने समूह में रहना शुरू किया। तो ऐसा एक उदाहरण बहुत अच्छी पढ़ने में आता है श्रीमान माजिद सेन की शुरुआती अध्याय में कि एक बर्फ से सुनसान रात, उसमें एस्किमो समूह का, एस्किमो परिवार का सबसे वृद्ध सदस्य वो बर्फीली रात में ये सोचता है कि मेरे परिवार के पास खाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो उस हिसाब से जो हमारी जनसंख्या है वो अधिक है, तो एक तरह से वो वृद्ध अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जगह खाली करने के लिए वो बर्फीले रात में चलना शुरू करता है। तो वो तब तक चलता है जब तक उस भयानक बर्फीली ठंडी हवाओं वाली रात में उसकी हड्डियां जम नहीं जाती, उसका खून बर्फ़ नहीं हो जाता, उसके पांव लड़खड़ा कर गिर नहीं जाते। ये वही लैंग्वेज है जो उस किताब में लिखी हुई है ना। मैं अपनी ओर से कोई कविता नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो किताब से पढ़ सकते हैं। और वो एक उदाहरण है कि किस तरह से समाज की रचना के लिए मनुष्यों ने स्वयं की बलि देना भी स्वीकार किया। तो एस्किमो एक तरह से अपना
जो सुसाइड अटेम्प्ट है वो करता है और वो अपने आप को ख़त्म कर देता है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, कि मेरे परिवार में जितने लोग हैं उस हिसाब से हम सरवाइव कर पाएँ। तो इस तरह से आदिवासी जो जातियां हैं उनसे भी हमें काफ़ी सारा सीखने को मिलता है। और हमें इस जो चैप्टर है इसका अध्ययन कुछ इस तरह से करना चाहिए, ना सिर्फ डेटा को याद रखने के लिए, यानी एस्किमो का क्या हुआ है ना, एस्किमो कहाँ रहते हैं, एस्किमो कैसे खाते हैं, एस्किमो कैसे कपड़े पहनते हैं, या एस्किमो शिकार कैसे करते हैं। इसके अलावा अब हम अपना थोड़ा सा अध्ययन का जो मोड है वो इस तरह से लें कि एस्किमो जनजाति अभी किस तरह से हमसे प्रभावित हो रही है। तो आप लोग इस दिशा में अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि आर्कटिक क्षेत्र में या ग्रीनलैंड क्षेत्र में जहां हमें जो विकसित देश हैं इनको अनुसंधान केंद्र स्थापित किए और जहां इन्हें संसाधन ज़्यादा दिखे, यानी भूगर्भ में जो तेल छिपा हुआ है उसको निकालने के लिए हमें होड़ मची, तो रूस अमेरिका जैसे बहुत शक्तिशाली देशों ने इन ग्रीनलैंड और ऐसे जो निर्जन द्वीप थे जहाँ पे एस्किमो जैसी जनजातियाँ आराम से रहा करती थी, उन देशों पर भी इन्होंने आधिपत्य करना शुरू किया। तो अब एस्किमो लोगों के पास दो ही रास्ते हैं कि या तो वो हमारे जैसे हो जाएं या वो अपने अस्तित्व को ख़त्म कर दें। तो हर इंसान अगर किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क में आता है तो कुछ समय तक उसका अगली संस्कृति का एक विरोधाभास चलता है, परंतु अंततः संस्कृतियों के संक्रमण काल में वो और उसकी संस्कृति और सामने वाले की संस्कृति आपस में मिलती जुलती दिखाई देती है। तो अभी हम देखेंगे तो एस्किमो लोगों ने भी कुछ हमारे जैसे कपड़े पहनना और कुछ हमारे जैसे संचार और तमाम साधनों का इस्तेमाल करना सीखा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इसे विकास कहा जाएगा या क्या इसे संसाधनों के कारण हुआ एक जनजाति की मौलिकता का पतन कहा जाएगा। क्योंकि अगर हम सबको अपने जैसा बना रहे हैं विकास की दौड़ में, तो संसाधनों की जो जनजातियां हैं उनकी अपनी सभ्यता क्या रह जाएगी। तो इस तरह से मौलिकता कैसे बचेगी, जनजातियों की अलग अलग संस्कृतियां, उनके रहन सहन वो सब कैसे होंगे। पर एक पहलू ये भी है कि इतना कठिन जीवन स्तर होने के बावजूद वो उस स्थिति में क्यों रहना चाहते हैं, है ना, उनको हमारे जैसा क्यों नहीं होना चाहिए। तो इन तमाम पर्सपेक्टिव से, इन तमाम परिप्रेक्ष्यों से जब हम किसी भी जनजाति का अध्ययन करते हैं तो हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एक निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि पहला, अगर वो जनजाति बहुत कठिन जीवन स्तर जी रही है, इसका मतलब ये तय है कि उसे सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा कि वो सुविधाएं अगर धरती या मानव के हितों पर कुठाराघात करते हुए मिल रही हैं तो वो सुविधाएं इस पूरी मानव जाति के लिए अच्छी नहीं है। इस तरह से हम दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे उस जनजाति का भी जीवन स्तर अच्छा होगा और हमें भी अपने विकास के नए पैमाने तय करने में आसानी होगी। हमें भी ये सोचने पे अच्छा लगेगा कि हम किस तरह से अपने विकास को एक अच्छी दिशा दे पाएँ, और हमारा विकास अगर सही दिशा में होगा तो जो दूसरी जनजातियां हैं उनका जीवन भी आसान होगा और हम भी इस धरती पर अनंत काल तक सुखपूर्वक सभी जो मानव हैं वो रह पाएंगे। तो इस तरह से आपस में संस्कृतियों का आदान प्रदान ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है कि हम किसी दूसरी संस्कृति वाले मनुष्य से क्यों मिलें या उसका अध्ययन क्यों करें। तो इसके जवाब में यही है कि उसके पास कुछ अच्छा उपलब्धि है तो हम उससे सीखेंगे, या हमारे पास कुछ अच्छी उपलब्धि है तो हम उसे सिखाएंगे। तो इस तरह से ज्ञान के आदान प्रदान के फलस्वरूप ये जो जितना भी हमारा मानव जाति का विकास चला है तो ये दरअसल ज्ञान का ही विकास है। ये
संख्यात्मक विकास से नहीं कहा जा सकता कि कभी इस धरती पे 30 करोड़ लोग थे, आज इस धरती पे 700 करोड़ लोग हैं तो ये विकास हो गया। ऐसा विकास नहीं है ना। कभी इस धरती पर मोबाइल नहीं थे, आज मोबाइल और इंटरनेट काफ़ी सारे हैं तो ये विकास नहीं है। विकास वो चीज़ है जिसमें मनुष्य अपने अंदर एक निश्चित दृष्टिकोण अपनाकर इस धरती पर और अपने समाज में स्थिरता ला सके, उसे विकास कहा जाता है। अगर वो निश्चितता नहीं हो रही है, अगर वो धरती को अस्थिर कर रहा है, अपने में अस्थिर है, अनिश्चित है, उसके समाज में अस्थिरता बढ़ रही है, इसका मतलब वो विकास नहीं है। तो हम इस तमाम जो जितनी भी जनजातियों का अध्ययन है, जितने भी मानव समाज का अध्ययन है, वो इसी परिप्रेक्ष्य में करते हैं कि किस तरह से हम सही दिशा ले पाएँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप बने रहिएगा और हम आगे और ज़्यादा पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।